एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे डार्विन थ्योरी, जो क्लास 10 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डार्विन का फुल नेम क्या था? चार्ल्स डार्विन था। इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी उसको किस नाम से जाना जाता है? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या फिर डार्विज्म भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो डार्विन थ्योरी इज आल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विज्म। तो यहाँ से पूछा जाता है कि डार्विन की जो थ्योरी थी उसका नेम क्या था? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी या फिर डार्विज्म। ओके, तो देखो इन्होंने क्या किया था। जब ये 22 ईयर्स के थे तो इन्होंने भ्रमण किया था, बहुत सारे आइलैंड्स के ऊपर ये गए थे क्या स्टडी करने के लिए कि जो ट्रेड है, जो करैक्टर है, वो कैसे ट्रांसफर होते हैं अभी वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, और जो न्यू वेरिएशन अराइज होती है वो क्यों होती है, इसके ऊपर इन्होंने स्टडी किया था। तो यही इसकी थ्योरी थी जिसको क्या बोला गया? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी बोला गया। ठीक है, ही विजिट बाई आइलैंड ऑफ द साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड द गलपगस आइलैंड। जो गलपगस आइलैंड था ये बहुत बड़ा आइलैंड था। यहाँ पे क्या था, बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती थी, पेड़ पौधों की भी, एनिमल्स की भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म थे यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने ज़्यादातर अपनी जो स्टडी है वो कहाँ पे की थी? गलपगस आइलैंड के ऊपर ही की थी। ठीक है, तो इन्होंने किन चीज़ के बारे में स्टडी किया था, किन चीज़ क्या मेन पॉइंट था इनका भी, किसके ऊपर इन्होंने अपनी रिसर्च करी थी, वो पॉइंट क्या था? फर्स्ट स्टडी हाउ ट्रेड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एक तो इन्होंने यही पॉइंट उठा था कि ट्रेड्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, और सेकंड इसका क्या था? हाउ चेंजेस इन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ड्यू टू एनवायरमेंट। और क्या बताता भी एनवायरमेंट की इफेक्ट से कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चेंजमेंट आते हैं। ठीक है, तो ये दो इसके मेन क्या थे? डिस्कवरी पॉइंट थे। ठीक है, तो इनके बारे में इन्होंने स्टडी किया था। तो जो इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन मिली थी, जैसे इन्होंने भ्रमण किया था, ठीक है, इन्होंने यात्रा की थी, तो जो जो इनको क्या मिला था वहाँ से इन्होंने पॉइंट की खोज की। ठीक है, तो जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी वो सारी की सारी इसकी किस बुक में लिखी गई है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो इन्होंने अपनी ये सारी की सारी जो थ्योरी है एक बुक में लिखी थी, तो उस बुक का नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो यहाँ से देखो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। जो डार्विन था उसका फुल नेम क्या था? चार्ल्स डार्विन। और वो क्या उन्होंने किस चीज़ के ऊपर स्टडी की थी कि ट्रेड कैसे ट्रांसफर होती है और इन्वायरमेंट से इफेक्टेड होकर कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चेंजेस आते हैं। ठीक है, और ये किस बुक में लिखे गए हैं? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इसकी बुक का नाम था। ठीक है, और इसकी थ्योरी का नाम क्या बोला गया है? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी या फिर डार्विज्म बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट आते हैं, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने अपने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए थे जो इन्होंने स्टडी किया था इन ट्रेड्स के ऊपर या वेरिएशन के ऊपर। तो इन्होंने क्या निकाला कंक्लूजन? 3 पॉइंट दिए इन्होंने अपने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट इन्होंने क्या बताया था? स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। देखो एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अस्तित्व। तो डार्विन का मानना था कि जितने भी जीव जंतु है उनको भी अपने अस्तित्व के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? इसमें आपको एक आम एग्जांपल दूं कि जंगल है, जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। ठीक है, शेर है, भालू है, चीता है, छोटे भी जानवर होते हैं। तो उनको क्या करना पड़ता है? जैसे कि हिरन है, उसको शेर से बचने के लिए अपने अस्तित्व के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो एक जंतु जानवर वो दूसरे का भोजन बनता है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो हमारे यहाँ पे एनवायरमेंट जो पृथ्वी है वहाँ पे एक स्पीसीज ज़्यादा हो जाएगी। जैसे हम लेते हैं कि मान लो जो समुद्र है, समुद्र में मछलियाँ हैं, तो वो एक टाइम पे बहुत सारे लाखों अंडे दे देती है स्टारफिश है। तो वो क्या करेगी? उसके अंडे इतने ज़्यादा हो जाएंगे, फिर तो क्या समुद्र में उसी के अंडे होंगे। तो क्या होता है कि ऐसा नहीं है, इनको क्या है, जो दूसरे स्पीसीज है उनका इनके ऊपर क्या होता है? इफेक्ट होता है, यानी कि दूसरे का भी भोजन बनते हैं। तो मेनली क्या होता है कि जिंदा रहने के लिए सभी जीव जंतु को स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, तो वो स्ट्रगल क्या हो सकता है? अपने भोजन के लिए भी ये स्ट्रगल कर सकते हैं, और जो इनका शेल्टर है यानी कि जगह के लिए भी इनको स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या है? एवरी स्पीसीज नीड स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। भाई जिंदा रहने के लिए सभी स्पीसीज को, जितनी भी स्पीसीज है, बहुत सारी स्पीसीज है हमारी अर्थ के ऊपर, उन सभी को क्या है? स्ट्रगल करना ही पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल मैंने बताया कि भोजन के लिए है, और एरिया नहीं लिख सकते हम यहाँ पे शेल्टर लिखेंगे, क्योंकि वही तो इसका आवास होता है, यानी कि उसकी जगह के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। सेकंड आता है नेचुरल सिलेक्शन।
देखो नेचुरल सिलेक्शन को या हम सर्वाइवल फिटेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन में अब क्या होता है, नेचर सिलेक्ट करती है। भी इसमें क्या बताया था इन्होंने, भी ऐसे स्पीसीज जो अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, ठीक है। भी उसका कैसा भी इन्वायरमेंट हो, जो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेंगे, या उसमें ऐसी वेरिएशन होंगी जो उनको क्या करेगी, सर्वाइवल एडवांटेज गिव करेगी, तो वही क्या होंगे, नेचुरली सिलेक्टेड होंगे, ठीक है। तो वो क्या होंगे, नेक्स्ट जनरेशन में होंगे, यानी कि उनकी जो स्ट्रेंथ है ज़्यादा होगी। और ऐसी स्पीसीज जो अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग नहीं ढाल पाएगी, अडेप्टिव नहीं होगी वो, तो वो क्या होंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, अभी स्ट्रगल के बाद आफ्टर दैट ओनली दो स्पीसीज आर सिलेक्टेड बाय नेचर विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स टू सर्वाइव। देखो क्या होता है, जो स्ट्रगल के बाद नेचर के द्वारा ओनली वही स्पीसीज सिलेक्ट की जाएंगी जिसमें क्या होंगे, ऐसे करैक्टर मिलेंगे जो क्या करेंगे, उसको सर्वाइव एडवांटेज देंगे, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल, जैसे कि हमने क्या किया था, बैटल का एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था। बैटल के एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया था कि यहाँ पे रेड बैटल थी। रेड बैटल में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था तो एक ग्रीन कलर की बैटल प्रोड्यूस हुई थी, और ग्रीन कलर की बैटल ने फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, तो आगे फिर क्या हुआ, और ग्रीन कलर की बैटल हुई। तो इनकी जो स्ट्रेंथ है, पॉपुलेशन, वो इंक्रीज क्यों होती गई, क्योंकि जो ये ग्रीन कलर है इसमें एक ऐसा करैक्टर आया जिसने इसको क्या सर्वाइवल एडवांटेज दी। क्यों, क्योंकि देखो ग्रीन ब्यूसीज है, इसका भी कलर ग्रीन है, और जो बैटल है इनका कलर भी ग्रीन है, तो ये क्या होगी, दोनों मैच हो गए, इसलिए इसको करो खा नहीं पाया, ठीक है। बट जो रेड कलर की बैटल है इसका क्या है, जो करैक्टर है वो क्या है, उस करैक्टर ने इनको क्या है, सर्वाइवल एडवांटेज नहीं दी। तो ये क्या है, एक नेचुरल सिलेक्शन ही तो है, क्योंकि जो ग्रीन ब्यूसी जो क्या एक नेचर की ही देन है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, उम्मीद है आपको अब ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया कि ओनली भी स्ट्रगल के बाद ओनली वही स्पीसीज नेचर के द्वारा क्या की जाएंगी, सिलेक्ट की जाएंगी जिसमें ऐसे करैक्टर होंगे जो उनको सर्वाइवल एडवांटेज देते होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया बैटल एक्सपेरिमेंट में जो ग्रीन बैटल थी वो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में अब क्या आता है, फिर आता है जो नेचुरल सिलेक्शन है वो कंटिन्यू होता जाता है भाई। अब इसके बाद जो नेचर ने सिलेक्ट की, फिर नेक्स्ट में क्या होंगी, वही जनरेशन आगे जाएंगी जो क्या है, फिर से अपने अंदर एक ऐसे करैक्टर को रखेंगी जो उनको सर्वाइवल एडवांटेज देता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या कंटिन्यूस नेचुरल सिलेक्शन भी, ये नेचुरल सिलेक्शन कंटिन्यू चलता जाएगा। तो देखो नेचर ने सिलेक्ट किया, जैसे कि ग्रीन बैटल थी, तो जो ग्रीन बैटल थी वो क्या होंगी, दीज स्पीसीज विच आर सिलेक्टेड बाय नेचर दे अगेन स्ट्रगल फॉर लाइफ एंड लाइक फूड एंड शेल्टर इट लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ द न्यू स्पीसीज। अब देखो क्या बताया गया है, जो नेचर ने सिलेक्ट की है स्पीसीज वो क्या करेंगे, दोबारा से स्ट्रगल करेंगे अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो स्ट्रगल करेंगी, तो अगर वो वहां से स्ट्रगल करके पास होगी, नेचर उसे सिलेक्ट करेगा, फिर वही जो स्पीसीज है वो क्या होंगी, एबल होंगी क्या करने के लिए, एक न्यू स्पीसीज को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि उसमें क्या होगा, एवोल्यूशन होगा, और उस एवोल्यूशन से क्या होंगे, न्यू स्पीसीज अराइज होंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट किसने बताए थे, डार्विन ने बताए थे कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, इसके अंदर स्ट्रगल करना पड़ता है, नेचर सिलेक्ट करता है, दोबारा से नेचुरल सिलेक्शन कंटिन्यू होता जाता है, ठीक है। बट इन्होंने ये तो बता दिया कि भी ऐसे ऐसे जो क्या है न्यू स्पीसीज है आती है, लेकिन उन न्यू स्पीसीज में जो वेरिएशन आई है, जो न्यू करैक्टर आया है, वो कहाँ से आया है, ये डार्विन नहीं बता पाया था, ठीक है। तो ये इसकी क्या थी, ड्रॉबैक थी, यानी कि जो मैकेनिज्म है, सोर्स है इनहेरिटेड ट्रेड्स का, वो कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, इनके बारे में ये नहीं बता पाया था, तो ये इसका ड्रॉबैक था। जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि यहाँ से क्या है, ग्रीन कलर की बैटल प्रोड्यूस हुई, लेकिन जो करैक्टर इसमें ग्रीन कलर का ये कहाँ से आया, क्यों आया, इसके बारे में डार्विन ने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, ठीक है। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हेरिटेबल वेरिएशन, जो हेरिटेबल वेरिएशन थी वो कैसे प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, उसके बारे में ये नहीं बता पाया। वही ग्रीन कलर बैटल फॉर्म्ड फ्रॉम सेक्स, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि जो ग्रीन कलर बैटल वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्यों प्रोड्यूस हुई, यानी कि जो रेड कलर की बैटल थी उसने ग्रीन कलर की बैटल को क्यों प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो जो ये इसके ड्रॉबैक आए हैं, इसको पूरा किसने किया था, ह्यूगो डे वेरियस ने किया था, ठीक है। जो ह्यूगो डे वेरियस ये क्या है, इसको फादर ऑफ म्यूटेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था
कि देखो ही एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सोर्स ऑफ हेरिटेबल वेरिएशन। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने बताया था जो हेरिटेबल वेरिएशन के सोर्स के बारे में, हुगो डे वेरिस ने बताया था। इन्होंने क्या बताया था, इसके अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट वेरिएशन अराइज व्हेन देयर इज ए चेंज इन जीन ऑफ जर्मोप्लाज्म। ठीक है, कि जो जर्मोप्लाज्म है उसमें जो जीन है, उन जीन में जो चेंजेस आते हैं, उन्हीं चेंजेस की वजह से क्या होते हैं, जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनमें क्या है, एक न्यू वैरायटी या न्यू वेरिएशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये किसने एक्सप्लेन किया था, हुगो डे वेरिस ने किया था। तो मैं आपको जर्मोप्लाज्म के बारे में बताऊं तो इससे पहले आपको जर्म सेल के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या होती है, जर्म एक सेल होती है जो डेवलप होती है रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर। जैसे फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव एग है और मेल में स्पर्म होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो जर्मोप्लाज्म होता है ये क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है जर्म सेल के लिए, यानी कि इसका यूज किया जाता है क्या करने के लिए, डेवलप ए न्यू वैरायटी। एक न्यू वैरायटी को बनाने में किसका यूज होता है, जर्मोप्लाज्म का, क्योंकि ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, इन्होंने इसके बारे में बताया था। तो इसीलिए जो इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी थी, इसको इन्होंने क्या बताया था कि ये ही कॉल्ड इट म्यूटेशन। तो इन्होंने इसका नाम क्या दिया था, म्यूटेशन दिया था। तो इसीलिए इसका जो नाम है वो क्या पड़ा था, फादर ऑफ म्यूटेशन बोला जाता है हुगो डे वेरिस को। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको डार्विन की जो ये थ्योरी समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इस थ्योरी से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।